हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। एमपीजी के एक ऐसा विषय फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम इसमें शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदियों का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी प्रीलिम्स में और मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आइए अपन शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। अब फ्रेंड्स, नदियों को पढ़ने से पहले हम इसमें ये जानते हैं कि नदियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो नदियों की देखो परिभाषा यहाँ पर हमने दी है। तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि जो बारिश का जल होता है और बारिश का जल धरती पर गिरता है और आगे की ओर बहता है, तो जो जल आगे बहता है उसे हम वाही जल कहते हैं। और यही वाही जल ऊंचाई और एक ढलान के सहारे गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे बढ़ता है, तो इसी को हम नदी कहते हैं। ठीक है, ये नदी की परिभाषा हो जाती है। अब हमारे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश में हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, तो हमारे मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसके बाद में फिर आगे अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं वो किस क्षेत्र में बहती है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जितनी भी नदियाँ बहती हैं ये सब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो प्रायद्वीप शब्द आया है, तो प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या हो जाता है, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो हमारा भारत प्रायद्वीप भारत है, मतलब एक तरफ बंगाल की खाड़ी से, दूसरी तरफ अरब सागर से और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और यही हमारा भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश। तो इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहलाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं तो इनको दिशाओं के आधार पर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक हो जाता है उत्तर में बहने वाली नदियाँ, दूसरा हो जाता है दक्षिण में बहने वाली नदियाँ, तीसरा हो जाता है पूर्व में बहने वाली नदियाँ और चौथा हो जाता है पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं इसमें कि उत्तर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नदियों का प्रवाह हमारे मध्य प्रदेश में उत्तर की दिशा में है। तो उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें चंबल, बेतवा, सोन और केन ये नदियाँ आती है जो उत्तर दिशा में बहती हैं। फिर दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें बेनगंगा, पेंच और वर्धा ये 3 नदियाँ हैं जो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो पूर्व दिशा में बहने वाली है जोहिला। फिर इसके बाद में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो अफवाह तंत्र का सीधा सा मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक नदी और दूसरी उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, तो सहायक नदियों का जल एक मुख्य नदी में आकर मिलता है और यही नदियाँ एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। इसको हम कहते हैं अफवाह तंत्र। और ऐसे फिर जो ढेर सारी सहायक नदियाँ एक मुख्य नदी में आकर मिलती है तो उसी के कारण फिर एक नदियों का जाल बन जाता है, तो इन्हें हम अफवाह तंत्र कहते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र नदियों का उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसे हम 6 भाग में डिवाइड करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि हमारे मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र कितना प्रकार का है। तो मध्य प्रदेश में नदियों का जो अफवाह तंत्र है वो 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, दूसरा हो जाता है नर्मदा अफवाह तंत्र, तीसरा होता है ताप्ती अफवाह तंत्र, चौथा होता है गोदावरी अफवाह तंत्र और पांचवा होता है माही अफवाह तंत्र और छठवां होता है महानदी अफवाह तंत्र। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं इन नदियों में जाकर हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ जाकर मिलती हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी है तो ये हमारे मध्य प्रदेश की बड़ी नदी है और इसमें कई छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। ऐसे ताप्ती नदी है तो इसमें भी कई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। ऐसे गोदावरी नदी है, ऐसे माही नदी है और ऐसे ही महानदी है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में 6 अफवाह तंत्र हैं, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में गंगा यमुना तंत्र है फ्रेंड्स, ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा होता है, तो ये होता है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ठीक है। इसके बाद फिर जो गंगा यमुना अफवाह तंत्र होता है इसे भी 3 उप अफवाह तंत्र में बांटा जाता है। तो इसके 3 उप अफवाह कौन से होते हैं देखिए इसमें। तो इसमें 3 उप अफवाह तंत्र में पहला है यमुना उपतंत्र। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं, तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, धसान और केन, ये नदियाँ आती हैं ये यमुना उपतंत्र में। फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है टोंस या तमसा उपतंत्र। तो टोंस तमसा उपतंत्र में अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, ओदा, महाना और बीहड़, ये नदियाँ होती हैं टोंस उपतंत्र में। इसके बाद फिर तीसरा आता है सोन उपतंत्र। तो सोन उपतंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो इसमें जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद, ये ऐसी नदियाँ हैं जो किस में मिलती है, सोन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा यमुना अपवाह तंत्र को हमने 3 उप अपवाह तंत्र में बांटा है, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक अफवाह तंत्र हमने बनाया है जो गंगा यमुना अफवाह तंत्र है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए जैसे गंगा नदी है, ये गंगा नदी बह रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसे इधर ये गंगा नदी बह रही है। फिर इसके बाद में यहाँ से जो नदी आ रही है ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो ये यमुना नदी भी अपन देखते हैं यहाँ से ऐसे बह रही है और ऐसे बहते हुए ये प्रयागराज में जाकर मिलती है गंगा नदी से। अब ये जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी में हमारे मध्य प्रदेश की चंबल नदी भी मिल रही है। फिर यहाँ पर जो सिंध नदी है ये भी यमुना नदी में मिल रही है। फिर जो बेतवा नदी है, बेतवा भी यमुना में मिल रही है। फिर इसके बाद में ये केन है, तो केन भी किस में मिल रही है, यमुना में मिलती है। फिर ये टोंस आगे जाकर किस में मिल रही है, गंगा नदी में। फिर ऐसे जो सोन नदी है ये किस में मिलती है, गंगा नदी में। तो इससे एक अफवाह तंत्र का निर्माण हुआ है इन नदियों से। तो अपन देखते हैं कि इसमें जो मुख्य नदियां हैं इसमें गंगा और यमुना 2 मुख्य नदियां हैं और इन नदियों में हमारी मध्य प्रदेश की नदियां जाकर मिल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गंगा यमुना अफवाह तंत्र कहते हैं। और यह अफवाह तंत्र हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। अब पश्चिम दिशा में बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये आइए हम इसमें शुरू करते हैं। इन पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्मदा नदी को। तो याद रखना फ्रेंड्स, नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है फ्रेंड्स मैकाल पर्वतमाला से। तो मैकाल पर्वतमाला की अमरकंटक पहाड़ी से, और यहीं पर एक नर्मदा कुंड है, ठीक है। नर्मदा कुंड और तहसील कौन सी है, पुष्पराजगढ़ तहसील, और जिला कौन सा इसका, अनूपपुर। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर कहाँ की है, ये अमरकंटक की है। तो अमरकंटक में जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है ये तस्वीर वहीं की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखा भी है देखिए नर्मदा का उद्गम। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है एक कुंड बना हुआ इस प्रकार से ये, तो ये कुंड से ही इस नदी का उद्गम हुआ है जिसको नर्मदा उद्गम हम कहते हैं। और कौन सी पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से। और कौन सी तहसील है, तो पुष्पराजगढ़ तहसील है, ठीक है, अमरकंटक की। और जिला कौन सा है, अनूपपुर, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि यह नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। अरब सागर की एक शाखा है, आप इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अरब सागर की एक शाखा है खंबात की खाड़ी, वहाँ पर जाकर ये नदी उसमें मिलती है, किसमें, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ये बार बार अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो इसको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। इसके बाद में ये एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। हमारे भारत में 2 ऐसी नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको देखो तस्वीर दिखाता हूँ कि एस्चुअरी की तस्वीर कैसे होती है एक्चुअल में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए जैसे नर्मदा नदी बह रही है,
ये नर्मदा नदी ऐसे बहते हुए ऐसे और इधर से इधर, ये इधर अरब सागर में जाकर मिल रही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें डेल्टा का निर्माण हुआ है क्या? कहीं पर नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये फिर किसका निर्माण करती है? तो एस्चुआरी का। एस्चुआरी मतलब कि इसमें सामने गहरे खड्डे होते हैं और इनका जल सीधा सागर में जाकर मिल जाता है। इनका जल मुहाने पर ऐसे कई भागों में बंटता नहीं है। ठीक है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस नर्मदा नदी की अपन बात कर रहे हैं, तो जो नर्मदा शब्द है, तो नर्मदा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? तो नर्मदा शब्द एक संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खुशी का दाता। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस नर्मदा की अपन बात कर रहे हैं, यह नर्मदा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? खुशी का दाता। ये आप जरूर याद रखना। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की 5वीं बड़ी नदी है? तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर एक नर्मदा पुराण लिखी गई है। बाकी और ऐसी किसी भी नदी पर ऐसी पुराण नहीं लिखी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद में पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी का उद्भव किससे बताया गया है? तो नर्मदा नदी का उद्भव भगवान शंकर से बताया गया है। ऐसा बताया जाता है पुराणों में कि नर्मदा का उद्गम भगवान शंकर के शरीर से हुआ है, इसलिए इसी कारण इसको शिव तनया भी कहते हैं या शंकरी भी कहते हैं। ये आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद में नर्मदा के और भी नाम हैं, जैसे रेवा कहा जाता है। तो ये रेवा नाम हमें कहाँ मिलता है? ये रेवा नाम हमें रामायण में मिलता है। फिर नर्मदा का अन्य नाम सोमो देवी है, मैकल सुता है, शंकरी भी है। फिर एक भूगोलविद है टालमी। टालमी ने नर्मदा को नामोदोष कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नर्मदा को नामोदोष किसने कहा था? तो ये टालमी ने कहा था फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में नर्मदा को ही अमरकंठी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैप देखिए, मैप में आपको मैं नर्मदा नदी की स्थिति बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी यहाँ से अनूपपुर से निकलती है। ये अनूपपुर है, यहाँ पर ये अनूपपुर से निकलती है और यहाँ से बहते हुए ऐसे, यहाँ से ऐसे बहते हुए ये ऐसे बहते बहते ये ऐसे देखिए बह रही है यहाँ पर, ऐसे बहते बहते इधर ये कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में प्रवेश करता है और फिर महाराष्ट्र से फिर गुजरात में। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा भाग इसका हमारे मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यहाँ पर अनूपपुर है, यहाँ पर अनूपपुर जिला है और इसी अनूपपुर जिले में अमरकंटक, इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और इधर जो राइट साइड आप देख रहे हैं, ये 16 जिलों से होकर बहती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वे 16 जिले कौन कौन से हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब ये कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि मध्य प्रदेश की गंगा अपन किसको माने। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति पर। अगर वह पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश की पवित्रता के आधार पर गंगा किसे कहते हैं, तो पवित्रता के आधार पर यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको निसंकोच नर्मदा नदी बताना है। और यदि आपसे ये पूछे कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तब आपको बेतवा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश में गंगा किसको कहा जाता है, तो ये नर्मदा को कहा जाता है। ये आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में नर्मदा की कितनी सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स, तो नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जिनमें से जो 39 सहायक नदियाँ हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में मिलती हैं और बाकी जो 2 नदियाँ हैं वो गुजरात में मिलती हैं। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं तो 41 टोटल नदियाँ हैं। इसमें दाएं तरफ से कितनी नदियाँ मिलती हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो दाएं तरफ से इसमें 19 नदियाँ मिलती हैं। ये 19 नदियों में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिरण, इसके बाद तिंदोनी,
वारणा, चंद्रकेसर, आमनेर, मान और हथनी। ये किधर से मिलती है फ्रेंड्स? ये दाएं तट से मिलती है नर्मदा नदी में। फिर बाएं तट से मिलने वाली कितनी नदियां इसमें? तो बाएं तट से इसमें 22 नदियां मिलती हैं। किसमें? नर्मदा नदी में। तो इन 22 नदियों में से कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें कौन कौन सी है? बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल। इसके बाद फिर छोटी तवा, फिर कुंदी, देव, गोई। ये ऐसी 22 नदियां हैं जो नर्मदा नदी में बाईं तट से मिलती हैं। फिर इसके बाद में आगे देखिए, इसमें ये नर्मदा नदी में देखिए कि दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिल रही है और बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नर्मदा नदी है ये किधर से किधर बहती है। तो ये ऐसे इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी में बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं और दाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो पहले देखिए इसमें दाएं तट से आने वाली नदियाँ। तो दाएं तट का मतलब कि जैसे नदी देखो ऐसे बह रही है, ये ऐसे बह रही है, तो इसका दायां तट किधर होगा? इधर की तरफ। और बायां तट किधर होगा? इधर नीचे की तरफ। तो इधर ऊपर से अपन देखते हैं कि इसमें ऊपर से कितनी नदियाँ मिल रही है। इसमें टोटल 19 नदियाँ हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अपन देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये हिरण है, वारणा है, कोलार है, चोरल है, मान है और हथनी है। ठीक है, ये नदियाँ किस में मिल रही हैं? नर्मदा में। किधर से? इसके दाएं तट से मिलती हैं। फिर इसके बाद में इधर बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं। तो बाएं तट से इसमें अपन देखते हैं कि इधर ये थावर, बंजर, शेर, शक्कर, इसके बाद फिर ये तवा, गंजाल, छोटी तवा, देव, कुंदी, गोई। ये ऐसी नदियां हैं जो इसमें इधर बाएं तट से मिलती है। तो ऐसे कुल 22 नदियां हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे देखें फिर तो जो नर्मदा नदी है ये अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक राज्य। तो हमारी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ये तीनों राज्यों में बहती है, इसलिए इसको अंतर्राज्यीय नदी हम कहते हैं। और इसमें 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी किसको प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश को। फिर इसके बाद में सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए 29 इस पर बड़े बांध बनाए गए हैं और 135 मध्यम और 3000 इस पे छोटे बांध बनाए जाने की सरकार की योजना है। इनमें से 11 बड़े बांध अब तक बनाए जा चुके हैं और 19 मध्यम बांध बनाए जा चुके हैं और 1000 इस पर छोटे बांध बनाए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में इस नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कितना भाग है इसका? तो मध्य प्रदेश में 89.8% है और महाराष्ट्र में 2.7% है और गुजरात में 8.5% भाग आता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश वह कौन सा राज्य है जिसमें नर्मदा नदी का सर्वाधिक भाग है, तो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में कितना परसेंट है इसका? 2.7%। तो सबसे कम नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने इनका जो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मेघदूत, तो मेघदूत ग्रंथ में भी इन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन से एक लेखक है जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी का वर्णन उनके मेघदूत में किया है? तो ये कालिदास है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी जब खंडवा जिले में पहुंचती है तो खंडवा जिले में पहुंचते इसमें अपन देखते हैं कि ये 2 धाराओं में बंटती हैं। ठीक है, अब 2 धाराओं में बंटती है तो इसकी एक धारा क्या कहलाती है? कावेरी। फिर यही कावेरी आगे जाकर फिर से नर्मदा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है, हमको कन्फ्यूजन होता है कि यार कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कावेरी नदी भी है, तो कावेरी नदी नहीं है, एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जैसे देखिए इसमें यहाँ पर 2 धाराएं आपको दिख रही हैं, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो इधर से अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी की जब 2 धारा बढ़ जाती है, नर्मदा नदी है एक ही लेकिन इसकी धारा 2 हो जाती है, एक इधर से और एक इधर से, और बीच में यहाँ पर जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है ओंकारेश्वर। ठीक है, तो इसमें इसका एक भाग मतलब एक धारा क्या कहलाती है? कावेरी कहलाती है, और यही फिर आगे जाकर फिर से एक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो द्वीप का निर्माण हुआ है इसको द्वीप को क्या कहा जाता है? ओंकारेश्वर।
और यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है ओंकार मानधाता मंदिर, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ये ओंकार मानधाता मंदिर है ओंकारेश्वर का फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि नर्मदा और कावेरी की ये दो धाराएं पुनः मानधाता द्वीप के आखिरी छोर पर फिर से मिल जाती है, तो फिर वापस से नर्मदा के नाम से ही बहती हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर जो परियोजनाएं हैं, तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इसमें आप देखिए। तो पहली परियोजना का नाम है इसमें थाबर, ये किस जिले में है? मंडला जिले में। फिर इसके बाद में अवंतीबाई, ये परियोजना कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर इसके बाद में इंदिरा सागर बांध परियोजना, ये कहाँ पर है? खंडवा में है। तो इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो इंदिरा सागर बांध परियोजना है, ये नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना, तो सरदार सरोवर बांध परियोजना, लेकिन यह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर देजला देवड़ा, ये कहाँ पर बना हुआ है? खरगोन में। फिर महेश्वर बांध परियोजना, ये खरगोन में है। फिर मान, ये धार में बनी हुई है। चंद्रशेखर, ये अलीराजपुर में बनी हुई है। फिर लोअर गोई, ये बड़वानी में है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना, ये नर्मदा नदी में रही है। कहाँ पर? गुजरात में। जिले का नाम है नर्मदा और राज्य का नाम है गुजरात। तो केवड़िया ग्राम आपको याद होगा, तो केवड़िया ग्राम में सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जिला नर्मदा है और राज्य गुजरात है फ्रेंड्स। तो ये नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है और यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 4 स्टेट की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद में नर्मदा नदी पर जलप्रपात कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर जो जलप्रपात शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जलप्रपात को इंग्लिश में हम वाटरफॉल कहते हैं, और वाटरफॉल का मतलब होता है कि जब ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। और यही वाटरफॉल फिर 2 टाइप का होता है। जलप्रपात 2 प्रकार का होता है, एक नदियों के द्वारा बनाया गया जलप्रपात और दूसरा पर्वतीय क्षेत्र से बनाया गया जलप्रपात। मतलब 2 प्रकार का होता है। अगर नदी जलप्रपात का निर्माण करती है तो नदी जलप्रपात कहलाएगा, और किसी पर्वतीय क्षेत्र से पानी गिरता है तो उसको हम पर्वतीय जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है उसमें कपिलधारा जलप्रपात, फिर दुग्धधारा जलप्रपात और दुर्गाधारा जलप्रपात, फिर शंभुधारा जलप्रपात, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात और अमरकंटक जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पर हैं? ये सब अनूपपुर जिले में हैं। फिर इसके बाद में धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर आता है? जबलपुर में है। फिर मानधाता और दर्दी जलप्रपात, ये कहाँ पर हैं? ये खंडवा जिले में है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना, ये आता है खंडवा जिले में। ठीक है, इसके बाद जरवानी जलप्रपात, ये कहाँ पर है? गुजरात पर। तो ये सभी जलप्रपात किस नदी पर हैं? नर्मदा नदी पर हैं। फिर इसके बाद में नर्मदा नदी पर घाट कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, पहला है गौरी घाट, ये किस जिले में है? जबलपुर में है। फिर इसी घाट पर ध्यान रखना 24 फरवरी 2020 को एक गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 24 फरवरी 2020 को एक कौन सा गौ कुंभ का आयोजन किया गया था और वो घाट कौन सा है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो नाम है गौ कुंभ आयोजन। कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? गौरी घाट। गौरी घाट किस जिले में आता है? तो जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा घाट आता है सेठानी घाट। ये सेठानी घाट कहाँ पर है? होशंगाबाद में। फिर इसके बाद में बरमान घाट, ये कहाँ पर है? तो नरसिंहपुर जिले की तहसील है जिसका नाम है गाडरवाड़ा, वहाँ पर आता है बरमान घाट। और यहीं पर मकर संक्रांति के दिन एक मेला लगता है, ध्यान रखना 13 दिन का मेला चलता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग किस दिन इकट्ठे होते हैं? मकर संक्रांति पर। ठीक है, 14 तारीख को। तो यहाँ पर 13 दिन का मेला चलता है बरमान घाट। तो बरमान घाट कहाँ पर आता है? गाडरवाड़ा में। तो ये भी किस नदी के किनारे मेले का आयोजन होता है? नर्मदा नदी के किनारे इस मेला का आयोजन होता है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हमारे जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो इसमें कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है, जैसे कुछ पुस्तकों में आपको 15 जिले मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सही है वो कितने हैं?
वो 16 जिले हैं फ्रेंड्स। 16 जिलों से नर्मदा नदी होकर बहती है। तो ये 16 जिले कौन कौन से हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो पहले अपन शुरू कर रहे हैं अनूपपुर से। तो यहाँ से देखिए कि नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ से, अमरकंटक से। और अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में। तो अनूपपुर जिले से फ्रेंड्स जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जिला आ जाता है कौन सा, ये डिंडोरी जिला आ जाता है। फिर डिंडोरी के आगे बढ़ते हैं तो डिंडोरी के आगे जाता है मंडला। अब ये जो मंडला है फ्रेंड्स, मंडला ही नर्मदा नदी से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला है। जैसे हमारा भारत जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर है, और इधर हम देखें राइट में तो बंगाल की खाड़ी है, और लेफ्ट में देखें तो अरब सागर है। तो भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऐसे ही ये मंडला भी नर्मदा नदी के द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर हम मंडला से आगे बढ़ते हैं तो ये जबलपुर आ जाता है। फिर जबलपुर से अपन देखते हैं कि इधर ये दक्षिण में सिवनी जिला है। सिवनी जिला ध्यान रखना, इसके 2 गांव हैं जो नर्मदा नदी के किनारे हैं। तो ये 2 गांवों से होकर बहती है नर्मदा नदी, जिसमें एक है देवारी और दूसरे का नाम है जोबा। तो ये सिवनी जिले से होकर भी बहती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो यह आ जाता है नरसिंहपुर, ठीक है। नरसिंहपुर के आगे बढ़ते हैं तो यह आ जाता है होशंगाबाद और फिर रायसेन। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो आ जाता है सीहोर। फिर सीहोर के आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हरदा। फिर हरदा के आगे बढ़ते हैं तो ये इधर आ जाता है खंडवा और देवास। ये दोनों जिले से टच होते हैं, देवास भी और इधर खंडवा भी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अपना खरगोन। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है ये बड़वानी, और बड़वानी के आगे फिर ये धार, और धार से आगे फिर अलीराजपुर, और अलीराजपुर से होते हुए फिर इधर थोड़ा सा भाग इसका महाराष्ट्र में भाग टच होता है, और फिर गुजरात में। तो ज़्यादा भाग इसका हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये नर्मदा नदी के किनारे, मतलब नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में इसी नर्मदा नदी किनारे पर देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर जिसका नाम है होशंगाबाद, तो ये भी इसी किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। तो कौन कौन से शहर, कौन कौन से नगर, जिले ये नर्मदा नदी किनारे बसे हुए हैं, तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें ताप्ती नदी। तो अगली नदी आती है फ्रेंड्स ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी का नाम ताप्ती नदी क्यों है, ये इसमें हम देखते हैं। देखिए ताप्ती नदी का नाम संस्कृत के ताप से लिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ताप्ती। और इसे ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्यपुत्री की है, सूर्य की पुत्री इसको कहा जाता है, तो सीधी सी बात है कि ताप तो उत्पन्न करेगी ही, इसलिए इसका नाम क्या है, ताप्ती, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो इसका उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई से। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मुल्ताई तहसील है बैतूल जिले में, वहाँ से नदी निकलती है। और ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ध्यान रखना है खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो अरब सागर की एक शाखा है खंबात की खाड़ी, उसमें जाकर यह नदी मिलती है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, 322 किलोमीटर बहती है। फिर यह भी नर्मदा नदी की तरह एस्चुअरी का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है, ऐसे यह भी एस्चुअरी बनाती है। ये एस्चुअरी है क्या, तो इसको ज्वारनदमुख कहते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नर्मदा नदी के जब पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें बताया था कि ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, ये अपने मुहाने पर ऐसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है, जिसमें इन नदियों का जल सीधा जाकर मिलता है किसमें, सागर में। तो ऐसे ही ताप्ती नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है, और यह भी भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी ने पूछ चुका है कि भारत की या हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। तो भ्रंश घाटी क्षेत्र में ये ताप्ती भी बहती है और हमारी नर्मदा भी बहती है। दोनों नदियां भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रंश घाटी क्या है, तो इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। तो भ्रंश घाटी का सीधा सा मतलब होता है कि जब पृथ्वी में आंतरिक हलचल होती है, और आंतरिक हलचल होने के कारण भाग टूट जाता है, मतलब दरार हो जाती है, और दरार होने के बाद में कुछ भाग नीचे धंसता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। और जो भाग ऐसे दूर दूर होते हैं और बीच में जो गड्ढा होता है, उसी गड्ढे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं भ्रंश। और इसमें जब कोई घाटी का निर्माण हो जाता है तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। और ऐसे भ्रंश घाटी में
हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। इसके बाद में महाभारत में इसको सूर्य की पुत्री कहा गया है, याद रखना। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि ताप्ती को किसकी पुत्री कहा जाता है, तो सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो महाभारत में इसे कहा गया है सूर्य की पुत्री। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी को ताप हरने वाली ताप्ती को विष्णु पुराण में सहस भादो भदवा कहा गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ताप्ती नदी को सहस भादो भदवा ये किसमें कहा गया है, तो ये विष्णु पुराण है फ्रेंड्स। विष्णु पुराण में इसे कहा जाता है इस नदी को सहस भादो भदवा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ताप्ती का जन्म आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है सहस भादो भदवा। ठीक है, इसके बाद में इसका मूल नाम क्या मिलता है हमें, तो इसका मूल नाम हमें मूल तापी मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मूल या तापी माता। ये इसका नाम मिलता है ताप्ती का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर मैप में देखिए ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकलती ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से। तो बैतूल जिले में एक तहसील, इसका नाम क्या है, मुल्ताई। तो यहाँ से निकलती ताप्ती नदी और यहाँ से बहते हुए इधर बैतूल, बैतूल से आगे बढ़ते बुरहानपुर, और बुरहानपुर से होते हुए आगे ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है, और महाराष्ट्र से होते हुए आगे ये गुजरात में जाती है, और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हिंदू मान्यता के अनुसार ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, और जो छाया है तो छाया की पुत्री भी कहते हैं। तो छाया किसकी पत्नी बताई जाती है, तो सूर्य की पत्नी थी छाया। तो सूर्य और छाया इनकी पुत्री है ताप्ती, ध्यान रखना इसमें आप। इसके बाद में फिर जो हमारे शनि भगवान हैं, तो शनि भगवान की बहन है। क्यों, क्योंकि शनि भगवान भी किसके पुत्र बताए जाते हैं, सूर्य के पुत्र बताए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो थाईलैंड में एक ताप्ती नदी है, सॉरी थाईलैंड में एक तापी नदी है, तो थाईलैंड की तापी नदी का नाम भी तापी नाम कैसे हुआ है, तो हमारे मध्य प्रदेश की नदी है ताप्ती नदी। इस नदी के नाम पर थाईलैंड की नदी का नाम अगस्त 1915 में ताप्ती नदी रखा गया था। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि महाभारत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण, इसमें भी ताप्ती नदी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप्ती नदी का किस किस में वर्णन किया गया है, तो इसकी महिमा का वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण, इनमें इसका वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें मुल्ताई, नेपानगर, बैतूल और इसके बाद बुरहानपुर, ये हमारे मध्य प्रदेश के शहर हैं जो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर भुसावल ये महाराष्ट्र में आता है, और इसके बाद सूरत और सोनगढ़ ये गुजरात में आते हैं। ये शहर भी ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं कि 7 कुंड हैं, जिसमें सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड और धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड और शनि कुंड। इसके बाद में फिर ये नागा बाबा कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पर हैं, इसी ताप्ती नदी पर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से होकर बहती है यह नदी। इसके बाद फिर उसमें गुजरात में एक बांध बना हुआ जिसका नाम है काकरापारा और उकाई बांध। ये बांध कहाँ पर है, गुजरात में है, ताप्ती नदी पर, आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगली नदी का नाम आता है माही नदी। तो माही नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट है विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको मैंने आपको पर्वत के टॉपिक में बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जिला है धार, और धार जिले की तहसील है सरदारपुर। सरदारपुर में गांव है जिसका नाम है मिंडा। ठीक है, तो ये मिंडा गांव से इस नदी का उद्गम होता है माही नदी का। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कहाँ जाकर मिलती है ये, तो ये अरब सागर में जाकर मिलती है माही नदी। ठीक है,
इसके बाद फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 583 किलोमीटर है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर ये एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की, भारत की और विश्व की ऐसी एकमात्र कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की नदी है कर्क रेखा। फिर ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है अपनी माही नदी। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, तो इसकी सहायक नदी है उजास। ठीक है, इसके बाद में ये भी किधर से किधर बहती है, तो इसकी दिशा भी पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अब आगे देखिए, तो यहाँ पर मैप में देखिए आप माही नदी को, ये इधर, तो माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही नदी हमारे मध्य प्रदेश में जो धार जिला है, धार जिले से निकलती फ्रेंड्स। ये धार जिला है, धार जिले में तहसील है सरदारपुर, और सरदारपुर में गांव है मिंडा, तो वहाँ से निकलती है माही नदी। ठीक है, तो ये यहाँ से धार से निकलकर आगे बढ़ती है, और आगे पहुँचने के बाद अपन देखते हैं कि ये रतलाम, और रतलाम से इधर पहुँच जाती है राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए इधर गुजरात, और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यहीं पर अपन देखते हैं जो कर्क रेखा होती है, तो ऐसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये। तो हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और भारत की भी है और विश्व की भी है। ठीक है, ये इसमें आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगले आ जाती है नदियाँ पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, अब पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये है जोहिला। इसका उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा निकलती है, जहाँ से सोन निकलती है, वही अमरकंटक से ये जोहिला भी निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। फिर इसका मुहाना क्या है, तो ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो सोन नदी में कहाँ जाकर मिलेगी ये, उमरिया जिले में गांव है जिसका नाम है केलारी गांव। केलारी गांव में यह नदी उमरिया में जाकर किस में मिल जाती है, सोन में मिल जाती है। तो ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, छोटी नदी है ये। इसके बाद फिर आगे देखिए, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी, इंपॉर्टेंट नदी है फ्रेंड्स, चंबल नदी। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी में पहली नदी है चंबल नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है जानापा पहाड़ी से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैप में कहाँ पर है ये। देखिए इसमें, इस मैप में देखिए आप, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर देखिए ये इंदौर है, इंदौर में पहाड़ी है जानापा पहाड़ी, तो जानापा पहाड़ी से निकलती है ये चंबल नदी। ठीक है, और चंबल यहाँ से इंदौर से होते हुए कहाँ पहुँचती है ये, अपने उज्जैन, और उज्जैन से होते हुए रतलाम, रतलाम से होते हुए मंदसौर, मंदसौर से होते हुए नीमच, और नीमच से होते हुए फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान से होते हुए ये आगे फिर से एक बार श्योपुर में प्रवेश करती है, और श्योपुर से होते हुए फिर थोड़ा सा फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर अपने मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर मुरैना, और मुरैना से भिंड, और ये इधर यमुना में जाकर मिल जाती है। अब यमुना में कहाँ जाकर मिलती है ये, तो यहाँ पर आता है इटावा। ये इटावा में जाकर चंबल नदी मिल जाती है, किससे, यमुना से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें इससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। देखिए इसमें, तो जो चंबल नदी होती है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। अभी इसका मुहाना मैं आपको बता चुका हूँ, यमुना नदी में जाकर मिलती है चंबल नदी। कहाँ पर मिलेगी ये, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इटावा में। तो इसके बाद फिर देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इसके सहायक नदियाँ हैं छिपरा, बनास, काली सिंध, सीप, पार्वती और कूनो। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की। ठीक है, इसके बाद में ये एक ऐसी नदी है जो गहरे खड्ड का निर्माण करती है। हमारे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो आसपास अपने गहरे खड्डों का निर्माण करती है, जिसको हम बीहड़ कहते हैं। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश की यह दूसरी बड़ी नदी है, और पहली बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। ठीक है, इसके बाद में इसी को भागवत पुराण में, महापुराण में, इसके बाद मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, मत्स्य पुराण में, इन सब में इस नदी को चर्मावती कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि वह कौन सी नदी है जिसको
वायु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, इसके बाद फिर ये महापुराण में, भागवत पुराण में चर्मावती कहा गया है। तो आपको याद रखना है चंबल। इसीलिए चंबल का नाम क्या है? चर्मावती या फिर चर्मणवती भी इसका नाम है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें चंबल नदी का अफवाह तंत्र, और चंबल नदी में जो आपको बताया मैंने अभी कि इसमें गहरे खड्ड पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर किसका है? ये बीहड़ का ही है। बीहड़ मतलब ऐसे जो खड्ड होते हैं, ये ऐसे खड्ड, तो ऐसे खड्डों को कहा जाता है बीहड़। तो ये सिर्फ कौन बनाती है? चंबल नदी इनका निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद फिर चंबल का अफवाह तंत्र देखिए, तो चंबल का अफवाह तंत्र अपन देखते हैं कि यहाँ से ये चंबल नदी निकलती है, कहाँ से? इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और जानापाव पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ पहुँच जाती है? उज्जैन, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर नीमच, और फिर ऐसे होते हुए राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए फिर हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये मुरैना, भिंड से होते हुए यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो फिर इसमें अपन देखते हैं कि इसी चंबल में ये छिपरा जाकर मिलेगी। फिर इसके बाद में जो काली सिंध नदी है, तो काली सिंध भी चंबल में जाकर मिलती है। फिर इसके बाद पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी भी चंबल में जाकर मिलती है। फिर ये कूनो नदी है, तो कूनो भी चंबल में जाकर मिलती है, ठीक है। ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि मेघदूत में कालिदास ने भी चर्मावती का वर्णन किया है। तो जैसे अपन देखते हैं कि कालिदास ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है? मेघदूत। तो ये किसकी रचना है? कालिदास की। इसमें इन्होंने चंबल नदी का वर्णन किया है, किस नाम से? चर्मणवती के। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास ने भी अपने मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किस नाम से किया है? चर्मणवती के नाम से इन्होंने वर्णन किया है। फिर इसके बाद में महाभारत में ऐसा वर्णन है कि एक राजा था जिसका नाम था रतिदेव। तो इसने अतिथियों के स्वागत के लिए, अतिथियों का सम्मान करने के लिए कई गायों की बलि दी थी, और उन्हीं गायों की बलि से जो खून निकला था, तो उसी खून से फिर इस चर्मणवती मतलब चंबल नदी का उद्गम हुआ। ये ऐसा हमको लिखा हुआ मिलता है कहाँ पर? महाभारत में, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसी चंबल को एक नाम से और जानते हैं, कामधेनु, ठीक है। इसके बाद में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो यह है चंबल नदी, ठीक है। तो यह चंबल नदी कोटा राजस्थान में भैंसरोड़गढ़ नाम की जगह पर एक 18 मीटर ऊंचा एक चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो यह है चंबल नदी पर। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 18 मीटर, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर है? तो भैंसरोड़गढ़ नाम की एक जगह है, और जिला कौन सा है? कोटा, ठीक है। इसके बाद में चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? तो पहला हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। फिर इसके बाद में चंबल नदी भिंड में, मुरैना में लगभग 5000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष भूमि को बीहड़ में परिवर्तित कर देती है, गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देती है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि चंबल नदी प्रतिवर्ष कितने क्षेत्र को या कितनी भूमि को प्रतिवर्ष बीहड़ में बदल देती है, तो यह है 5000 हेक्टेयर भूमि। सोचिए अब आप कितनी ज़्यादा है ये, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर आगे अपन देखते हैं कि चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो 2 बार हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 बार मध्य प्रदेश से बाहर होती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो 2 बार हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 बार मध्य प्रदेश से बाहर होती है, तो ये है चंबल नदी, ठीक है। इसके बाद में चंबल की एकमात्र ऐसी सहायक नदी बनास, जिसका पूरा प्रक्रम राजस्थान में ही पूरा होता है। मतलब बनास नदी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान की सीमा में ही चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आगे इसमें बनास नदी का, देखिए इसमें ये बनास नदी है, यहाँ पर ये बनास नदी है फ्रेंड्स। तो ये बनास नदी कहाँ से निकल रही है? अपने राजस्थान में ही। तो राजस्थान से ये बनास नदी निकलती है और राजस्थान की सीमा में ही ये चंबल नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए चंबल की वह कौन सी सहायक नदी है
जिसका पूरा प्रक्रम राजस्थान में ही पूरा होता है, तो यह है बनास नदी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आगे देखिए इसमें जो चंबल नदी होती है, तो चंबल नदी गहरे खड्डा का निर्माण करती है, जिसको हम रविंस के नाम से भी जानते हैं। और यही गहरे खड्डे, यही बीहड़ डाकुओं की शरण स्थली होती है, आश्रय स्थली होती है। इसी कारण अपन देखते हैं कि भिंड में जो डकैत की समस्या रहती है, तो भिंड में क्या है, भिंड में बड़े बड़े खड्डे हैं, ये बड़े बड़े बीहड़ हैं, तो इन बीहड़ों में डाकू लोग छुपे रहते हैं, इसलिए भिंड को बागियों का गढ़ भी हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि चंबल नदी का मिलन स्थल, जहाँ पर ये यमुना से मिलती है चंबल नदी, तो जब यमुना से मिलती है तो उस स्थान को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। तो इसको पंचनद के नाम से क्यों जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर चंबल के अलावा 4 और ऐसी नदियाँ हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं, तो इनको सबको मिलाकर हम कहते हैं पंचनद। तो ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले एक तो देखिए यमुना है, दूसरी चंबल है, और तीसरी कुंवारी है, और चौथी सिंध है, और 5वीं पहुँच नदी है। ये 5 नदियाँ जाकर मिलती है किसमें, यमुना में, जहाँ पर चंबल मिलती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को पंचनद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, ये मैप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, बनास नदी का बताया था। ठीक, इसके बाद फिर अगली नदी आ जाती है सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो सोन नदी को सोनभद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी को हिरण्यबाहु के नाम से भी हम जानते हैं, ये इतने नाम मिलते हैं सोन नदी के। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है, और यह अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। यह नदी कहाँ जाकर मिलती है, कौन सी नदी में मिलती है, तो ये गंगा नदी में जाकर मिलती है, बिहार में। तो बिहार में एक दीनापुर नाम की जगह है, तो दीनापुर पहाड़ी से होते हुए पटना के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, 500 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है जोहिला। ये जोहिला भी कहाँ से निकलती है, तो यह जोहिला भी अमरकंटक से ही निकलती है, और जोहिला उसमें उमरिया में जाकर मिल जाती है सोन नदी में, जो आपको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में इसके लिए एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि यह कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है ना, उसी के पास से ये सोन भी निकलती है। फिर इसके बाद में सोन का नाम और क्या क्या मिलता है हमें, तो सोन को सोन, सुवर्ण या सोनभद्र, ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको सोन नदी क्यों कहते हैं, तो इस नदी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पहले इसमें सोना मिला करता था, लेकिन अब नहीं मिलता फ्रेंड्स। ठीक है, अब मिलते तो सब लोग करोड़पति बन जाते। ठीक है, तो इसकी जो रेत है, इसकी रेत में पहले सोना मिलता था, इसलिए इस नदी का नाम हो गया था सोन। इसके बाद में इसी सोन नदी को हम स्वर्ण नदी या फिर हिरण्यबाहु, ये इतने नामों से भी सोन नदी को जाना जाता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें एक मैप के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। ये देखिए इसमें मैप में, तो सोन का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैप में, ये अनूपपुर है, अनूपपुर में ही अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ से ये नदी निकलती है अमरकंटक से, तो अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में, अनूपपुर से होते हुए शहडोल, फिर इसके बाद उमरिया, सीधी सिंगरौली, और सीधी सिंगरौली से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार, और बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये इसकी ऐसी स्थिति होती है सोन नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि जो सोन नदी है हमारी, तो सोन नदी का वर्णन हमको कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो इसमें देखिए रामायण में बालकांड में इस सोन नदी को एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है सुभागदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोन नदी को सुभागदी किस में कहा गया है, तो रामायण में कहा गया है, और रामायण के किस कांड में, तो रामायण में एक बालकांड है, इस बालकांड में सोन नदी को सुभागदी कहा गया है। फिर सोन नदी के तट पर ही मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। ठीक है, इसके बाद इसका बहाव किधर से किधर है, तो इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये इन जिलों से होकर ये बहती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में इस नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है बाणसागर परियोजना।
और यह बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? शहडोल में। शहडोल में एक स्थान है जिसका नाम है देवलोंद। उस देवलोंद नाम की जगह पर शहडोल में यह परियोजना को बनाया गया है। और यह परियोजना हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। इसके बाद में इसका नाम बाणसागर क्यों रखा गया है? तो जो बाणभट्ट थे उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है बाणसागर परियोजना। फिर इसमें देखते हैं कि इसी नदी पर, सोन नदी पर ही बिहार में एक पुल है जिसका नाम है रेलवे पुल है। तो रेलवे पुल का नाम क्या है? नेहरू सेतु। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश की एक ऐसी कौन सी नदी है जिस पर नेहरू सेतु बनाया गया है, तो यह है सोन नदी। तो सोन नदी पर कौन सा पुल है ये? तो ये रेलवे पुल है। कहाँ पर बना है? बिहार में बना फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सोन नदी खत्म हो जाती है। तो अभी ये सोन नदी का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अभी जो नदियों का टॉपिक बचा है हम उसको नेक्स्ट सेशन में पूरा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।